हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अनोखा स्नेह को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा अध्याय 6, अनोखा स्नेह। पाठ में बताया गया है कि एक बूढ़ी महिला अपने पोते पोती को कैसे स्नेह देती है और उनके स्नेह की अपेक्षा करती। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। बस स्टैंड पहुंचते वक्त शाम के 6 बज चुके थे। यानी बस स्टैंड जब वो पहुंचा तो कितने बजे? शाम के 6 बज रहे थे। केवल दिन बड़ा होने के कारण सूरज की हल्की सी लालिमा चारों ओर फैली हुई थी। रास्ते के किनारे लगे हुए बड़े इमली के पेड़ से उसकी नम्रता का परिचय साफ साफ झलक रहा था। बचपन में माँ हमेशा हमें डराते हुए कहती थी कि उस पेड़ पर मत चढ़ना, भूत रहते हैं। यानी माँ ये डराती थी कि बस इमली के पेड़ पर मत चढ़ना, उस पर भूत रहते हैं। इमली के पेड़ पर भूतनी रहती है, तालाब में जल देवता का वास होता है। ऐसी डरावनी बात कहकर माँ हमें घर के अंदर रखने के लिए जितनी उतावली होती थी, हम लोग घर से बाहर जाने के लिए उतने ही बेचैन रहते थे। यानी माँ चाहती थी कि बच्चे घर के अंदर रहें और बच्चे चाहते थे कि हम किस तरीके से घर से बाहर निकले। उसी समय नानी की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। नामुराद बच्चे, बचपन में तो बाप को खा लिया, अब क्या अपनी नानी को भी खा जाओगे? इतना सुनते ही माँ अपनी साड़ी के आंचल में मुंह छुपाकर रोना शुरू कर देती है। नानी जब कभी भी पिताजी का नाम लेकर हमें कोसती तो माँ का वैद्य भी सामने आ जाता था। यानी जब भी वो अपने पति के बारे में सुनती थी तब उसकी माँ को ऐसा सब पता चलता था कि हाँ भाई, आज मैंने अपने पति मेरे साथ नहीं है, मैं विधवा हो चुकी हूँ। उनका हम लोगों को संभालने का दायित्व और हमारी असमर्थता भी सामने आ जाती थी। नानी हमें तकलीफ देने के उद्देश्य से ऐसी बातें नहीं कहती थी, बल्कि उनके डांटने का तरीका ही ऐसा था। नानी उनको दुख पहुंचाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो पुराने जमाने की थी तो वो डांटने ही इस तरीके से थी। माँ को रोते हुए देखकर नानी एकदम से चुप हो जाती, मानो उनसे कोई बड़ी गलती हो गई हो। उसके बाद सारा दिन बेवजह नौकरों के ऊपर वो नाराज होती रहती थी, उनसे बहस करती थी और उन्हें गालियां देती थी। लेकिन हमें देखते ही जरूरत से ज्यादा प्यार करने लगती थी। जिस स्टोर रूम में हमेशा ताला लगा रहता था, वहां की चाबी खोजकर अच्छी अच्छी खाने की चीजें लाती और हमें छिपा छिपा कर वो खिलाती थी। माँ के साथ 2-3 दिन तक बात करने से भी वो डरती थी। यानी जब माँ को बुरा लगा तो नानी को अपनी गलती का एहसास होता है, सोचती कि मेरी वजह से मेरी बेटी को तकलीफ हुई है, इसीलिए वो उससे बात करने से कतराती थी। 2-3 दिन के बाद फिर पहले जैसा ही माहौल हो जाता था। इसीलिए नानी का हम लोगों के प्रति नाराज होने वाला दिन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो। पिता की मौत के थोड़े दिन बाद ही हम लोग अपना सारा सामान लेकर नानी के घर आ गए थे। नानी के घर आ जाने के बाद हमारा प्रतिदिन यानी रोजाना एक त्योहार की तरह ही होता था, क्योंकि नानी के घर में बहुत खुशियां मिलती हैं बच्चों। उसी तरीके से इन बच्चों के साथ भी था। शेर के छोटे छोटे कमरे वाले घर और सबसे अधिक पिता की उपस्थिति और उनके कठोर शासन से हमारे बचपन को एक तरह से बंदी गृह बना दिया था। यानी जो उनका घर था वो छोटे छोटे कमरे थे और पिताजी जो इनके थे वो बहुत ज्यादा सख्त थे। इसीलिए पिताजी की अकस्मात मृत्यु से थोड़े दिन के लिए हमें जरूर उनका अभाव बोध कराया, लेकिन उनकी मृत्यु से हमें स्वाधीनता जरूर मिल गई। यानी कुछ दिन तो हमें उनकी कमी लगी, लेकिन बाद में हमें महसूस हुआ कि उनकी मृत्यु के बाद हम स्वतंत्र हो गए, यानी फ्री हो गए थे। इसके अलावा कई दिनों तक हमें इतना दुलार प्यार मिला,
अपनापन मिला, जिसे देखकर हमें ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि उसकी नजर में हमारा कोई महत्व है। मामी, मौसी से लेकर अनजान औरतें भी हमें देखती ही अपनी गोद में उठा लिया करती थी और बलैया लेती थी और हमें प्यार करती थी। न जाने क्यों हमें देखते ही उनकी आंखें करुण हो जाती थी, यानी पता नहीं क्यों हमें देखते ही उन्हें दया आती थी हमें। कभी कभी तो बाजार से मिठाई और पतंग खरीदने के लिए अपनी पॉकेट से पैसे निकालकर हमारे हाथ में दे दिया करती थी। लेकिन बदकिस्मती से जब भी वो पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाती, माँ की नजर पड़ जाती और हम उनकी बड़ी बड़ी लाल आंखें देखकर उनका सदुपयोग नहीं कर पाते थे, यानी हम उनका पैसा नहीं ले पाते थे। लेकिन नानी के प्यार करने का अंदाज इन सबसे और अमूल्य था, यानी जिसका कोई मूल्य ना हो वो अमूल्य है। प्यार से गोद में उठा लेना, सोने से पहले दूध में देशी अंडा मिलाकर पीने के लिए देना, इन सभी कामों को नानी इतनी आत्मीयता और प्यार से करती थी कि हम दिन भर भी गालियों को भी प्यार से हजम कर लेते थे। यानी उनका प्यार इतना था कि अगर वो डांटती भी थी तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। केवल गर्मियों की छुट्टियों में मामा जी के बेटे प्रीतम के आ जाने पर हमारे इस दैनिक स्नेह में परिवर्तन आ जाता था, यानी इस प्यार में अब कमी आ जाती थी, ये बदल जाता था। शायद उसका मुख्य कारण था कि मामा जी नानी के इकलौते बेटे थे और प्रीतम का जन्म भी नानी के बहुत पूजा पाठ करने के बाद में हुआ था। मामा जी किसी बड़ी कंपनी के में एक मैनेजर के पद पर थे। प्रीतम की पढ़ाई भी राजकुमारों की तरह हो रही थी, यानी उसे बहुत अच्छे तरीके से पाला पोसा जा रहा था। मामी का कहना था कि वह जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहां स्कूल की फीस अधिक है कि उसके सारे पैसे वही खत्म हो जाते हैं। गांव की महिलाओं के बीच अपने पोते प्रीतम के ऊपर हो रहे खर्च पर विस्तार पूर्वक वर्णन कर नानी अपनी शान बढ़ाती थी, मतलब अपनी बातें बताती थी कि मेरे पोते पर इतना खर्च हो रहा है। इस तरीके से नानी बातें करती थी। गांव से मामा जी के चले जाने के बाद नानी अनेक दिनों तक नाना जी के साथ मामा की समस्या को दूर करने के लिए बहस करती थी और फिर धान बेचकर उनके पास पैसे भेजने का वो बंदोबस्त करती थी। कहती थी मेरे बेटे को पैसे भेज दो। हाँ, बाद में नानी को माँ और मौसी ने से जरूर सुननी पड़ती थी। अब फिर बाद में क्या होता था कि माँ और मौसी दोनों मिलकर माँ नानी को सुनाया करती थी। हम बच्चों को बड़ों की इस राजनीति में कभी भी कोई मतलब नहीं रहा था। गर्मी की छुट्टियों में मामा जी का परिवार आने पर हमें दो तरह के फायदे होते थे, जिसमें पहला आकर्षक था प्रीतम का पुराना पैंट शर्ट जो हमें पहनने के लिए मिल जाता था, क्योंकि वह जिस स्कूल में पढ़ रहा था वह हर साल नए ड्रेस पहनना पड़ता था और पुराने कपड़ों को त्याग दिया जाता था। दूसरा आकर्षण था मामा जी की कार, जो पूरे गांव के लिए एक अभिनव आकर्षण था, यानी नई चीज थी। अपने दोस्तों के बीच मामा जी की कार के विषय में वर्णन करते वक्त मालिकाना अंदाज से हमारी छाती गर्व से फूली जाती थी, यानी हम बहुत ज्यादा गर्वान्वित महसूस करते थे। प्रीतम को हम लोगों के साथ घूमने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हालांकि गांव के दोस्तों के बीच उसके साथ चलने से हमारी शान और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। हम लोगों के प्रति उसके मन में जो तिरस्कार भाव था उससे कहीं ज्यादा मानसिक कष्ट हमें नानी के कटु व्यवहार से होता था। प्रीतम जब गांव में रहता था हमें ऐसा महसूस होता था जैसे नानी हम लोगों के अस्तित्व को पूरी तरह से भूल गई हैं। यानी क्या लगता था कि जब नानी का पोता आ गया तो ऐसा लगता था कि नानी अब हमें भूल गई, नानी सब कुछ अपने पोते के लिए करती थी। प्रीतम क्या पहनेगा, उसके लिए कौन सी सब्जी आएगी, बगीचे से कौन से आम उसके लिए जाएगा, इन्हीं सब कामों में पूरा दिन नानी का बीत जाया करता था। यदि हम लोग कभी प्रीतम की परोसी हुई थाली के लिए अपने लिए मांग लेते तो नानी का
चिल्लाना शुरू हो जाता। साल भर खाते रहते हो फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरता, यह बेचारा तो कुछ खाता ही नहीं, कितनी मेहनत करके इन चीजों को इकट्ठा करके लाई हो, थोड़ी देर ठहर नहीं सकते? नानी उन बच्चों पर चिल्ला जाती थी। इतना सुनते ही माँ के हाथों की बौछारें हमारी पीठ के ऊपर पड़ने लगती थी, यानी माँ पिटाई करना शुरू कर देती थी। इन्हीं छोटी छोटी मुश्किलों का सामना करते हुए गर्मियों की छुट्टियां हमारी खत्म हो जाती थी। मामा जी भी अपने परिवार के सहित साथ में कार में बैठकर शहर को चले जाते थे। जाते वक्त मामी मिठाई खरीदने के लिए हमें कुछ पैसे दे देती थी। हम लोग उन पैसों को हाथ में पकड़कर अपने दोस्तों के साथ धुआं छोकड़ी हुई कार के पीछे पीछे दौड़ते हुए चौराहे के तालाब पर पहुंच जाते थे। इच्छा न रहते हुए भी प्रीतम हाथ हिलाकर हमें टाटा कर देता था। 2-3 दिनों तक अकेले बैठकर चुपचाप रो लेते के बाद नानी का प्यार और प्यार की बरसात हम लोगों पर फिर से पड़ने लगती थी। समय के साथ साथ यह वार्षिक क्रम भी धीरे धीरे बदलने लग गया। मामा जी का अपनी कंपनी के उच्च अधिकारी के पद पर प्रमोशन हो जाने के बाद उन्हें गांव आने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी और प्रीतम का आईआईटी में दाखिला हो जाने के बाद उनके जीवन में छुट्टी नाम की कोई चीज ही नहीं बची थी। यानी अब उन्होंने गांव आना जाना छोड़ दिया था, अपने जीवन में व्यस्तता की वजह से वो ये सब कर रहे थे। इधर नानी के गांव के मजदूर खेतों में खेती करके बहुत पैसे कमाने लग गए थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि घर में काम करने के लिए मजदूरों का मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया। बड़े भैया की नौकरी लग जाने के बाद माँ भी शहर आकर अपनी पैतृक जमीन पर एक छोटा सा घर बनाकर रहने लग गई थी। मैं भी नानी के गांव के स्कूल की पढ़ाई पूरी करके बड़े भैया के साथ शहर रहने के लिए आ गया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद मुझे एक किराने की दुकान में नौकरी मिल गई और मैं नानी के गांव से 30 किलोमीटर दूर के शहर में रहकर नौकरी करने लग गया। माँ के आदेश और अपने बचपन के आकर्षक दिनों को याद कर मैं प्रत्येक शनिवार यानी हर शनिवार को वो नानी के घर नाना नानी से मिलने के लिए जाता थी और उनकी देखरेख करके गांव जाता और रविवार की दोपहर को वापस अपने घर पर आ जाता था। आवास यानी घर। वृद्धावस्था यानी बूढ़ी अवस्था के बुढ़ापे के अंतिम सोपान में तथा उनके अकेलेपन के अस्तित्व में मेरा वह थोड़ा समय भी उनको बहुत ज्यादा खुशी देता था। सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को मेरे पहुंचते ही नानी हमेशा की तरह पूछने लगती, कौन आया है रे? अब मेरी इन बूढ़ी आंखों को कुछ दिखाई तो नहीं देता। थोड़ी देर बाद मेरी आवाज पहचान लेने के बाद जोर से आवाज लगाकर तभी सभी को बता देती थी, ए सुनते हो, मेरा राजा बेटा आया है। अरे चंपा जरा दूध तो लाना, मैं अपने लाडले के लिए चाय बना दूं। यानी नानी अपना प्यार व्यक्त करती थी। अपने दोनों हाथों से मेरे गालों को वो चूमती और उनकी बूढ़ी आंखें नम हो जाती, यानी वो परेशान हो जाती थी। उसके बाद मेरे बैग से मिठाई और मिक्सचर के पैकेट निकालकर अपने बक्से के अंदर रख लेती थी और धीरे धीरे रोते हुए कहने लगती थी कि इस नाती के अलावा तो कोई और हमारी खोज खबर ही नहीं लेता। यानी अब हमारे पास में कोई और नहीं आता, सिर्फ हमारा ही नाती हमारे पास आता है। मेरे घर पहुंचते ही नानी मेरी खातिरदारी यानी मेरा आओ भगत करने लगती है। ठीक उसी समय घर के 2 पुराने मजदूर अपनी मुट्ठी में पकड़ी हुई छोटी छोटी मछलियों को बुझे हुए कोयले के चूल्हे में डालते हुए कहने लगते, तुम आ गए बाबू, इस बार तालाब में मछली ही नहीं है। मैं भी धीमी आंच में भुनी हुई मछली की सुगंध से ही चाय पी लेता था। नानी खाना तैयार करती थी। नहाकर आने के बाद नानी बड़े प्यार से अपने बूढ़े हाथों से मेरे लिए खाना परोसती थी। बारिश के दिनों में तो नानी के हाथ के बने हुए खाने की बात ही कुछ अलग थी। यही कारण था कि उस दिन
भी बस से उतरते वक्त मैं भुनी हुई मछली की सुगंध, ताजे दूध की चाय और पके हुए आम की खुशबू को याद करते हुए पैदल चलकर नानी के घर पर पहुंच गया था। मैंने दूर से ही महसूस किया कि अमावस्या की काली रात की तरह पूरे घर में एक अस्वाभाविक नीरसता सी छाई हुई थी। मेरे कदमों की आवाज को सुनकर नानी थोड़ा आगे झुककर फीकी दृष्टि से मेरी ओर देखने लगी और आंखों से उनके आंसू की धारा बहती चली जा रही थी। अरे नानी, क्या हुआ? उसके बाद पैर छूकर नानी को मैंने प्रणाम किया। नाना जी के भी पैर छुए। फिर भी नानी ने मुझे देखकर कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी प्रक्रिया जाहिर नहीं करी, कोई भी एक्टिविटी उनकी तरफ से नहीं हुई। मैंने नानी के करीब जाकर उनका हाथ पकड़ा और धीरे से पूछा, क्या बात है नानी, तुम रो क्यों रही हो? फिर भी नानी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। नानी को क्या हुआ है, वह क्यों किस तरह रोती चली जा रही है, मेरे प्रश्नों का कोई जवाब न देकर नाना जी ने चुपचाप टॉर्च के नीचे रखी हुई चिट्ठी को मेरे हाथ में दे दिया। मैंने भेजने वाले का नाम पढ़ा तो समझ गया कि मामा जी की चिट्ठी है। वैसे तो पिछली चिट्ठी में मामा जी ने लिखा था कि प्रीतम स्कॉलरशिप पर अमेरिका जाएगा, वहीं पर 4 साल रहकर किसी विषय पर रिसर्च करेगा। अमेरिका जाने से पहले वह दादा दादी से आशीर्वाद लेने गांव जरूर आएगा। लेकिन आज की चिट्ठी में मामा जी ने लिखा कि विदेश जाने से पहले प्रीतम को इतने काम है कि उसे गांव आने के लिए समय ही नहीं मिल पा रहा है, यानी उसे टाइम नहीं मिल रहा है। मामी ने भी बहुत मिन्नत करके लिखा था कि दूर रहकर ही सही आप लोग वहीं से प्रीतम को आशीर्वाद दे दीजिए। अचानक खूब जोर से चिल्लाकर हंसते हुए मैंने कहा, क्या इसी बात के लिए इतने मोटे मोटे आंसू? अरे नानी, तुम तो एकदम छोटी बच्ची की तरह रो रही हो। तुम्हारा लाडला पोता अमेरिका जाएगा, बड़ा इंजीनियर बनेगा, तुम खुश रहोगी तभी तो उसका मंगल होगा, यानी तभी तो उसका भी अच्छा होगा। इतना सुनते ही झट से अपने आंसू पे पहुंचते हुए नानी ने कहा, अरे नहीं, भला मैं क्यों रोने लगी? न जाने इन आंखों को क्या हो जाता है, खुशी की खबर भी सहन नहीं कर पाती। मेरा पोता जहां भी रहे खुशी से रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। लेकिन क्या करूं, इस मन को कैसे समझाऊं? पता नहीं उसे अब देख भी पाऊंगी या नहीं। अरे क्यों नहीं, वह मेम के साथ लौटेगा। तुम तो काली हो ना, अपनी गोरी मेम बहू के शरीर को लग कर रहोगी तो तुम भी 2 दिन में गोरी हो जाओगी। वो अब अपनी नानी से मजाक करने लगता है। मैंने अपने कंधे से बैग उतारा और हाथ पैर धोने के लिए कुएं की ओर चल दिया। नानी भी आंचल की छोर से आंसू पोंछते हुए मेरे लिए खाना परोसने के लिए रसोई घर की ओर चली गई। मेरी खातिरदारी करने के लिए घर के नौकर को आदेश देने लगी। हाथ पैर धोकर पहुंचकर मैं भी खाने के लिए जमीन पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में रसोई घर में 4 आधे पके हुए आम काट कर परोसती हुई नानी ने कहा, वह बदमाश आने वाला था, इसलिए बड़ी मुश्किल से उसके लिए ये थोड़े से आम अपने हाथों से तोड़कर रखे थे। वह तो नहीं आया, अब तू ही खा ले, तेरे इस स्नेह के आगे तो मेरा प्यार भी फीका पड़ गया है। यह कह के नानी अपनी बात को समाप्त करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।